हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज का वीडियो है ये इस टॉपिक पे बना रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता पे। दोस्तों इसके बारे में आज डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो मेजर इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी देखेंगे हम। तो पहले बता दें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी। खुदाई से प्राप्त हुए अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग की सोच अत्यंत विकसित थी। और दोस्तों यहाँ पे बता दें कि इन्होंने पक्के मकानों में रहना प्रारंभ कर दिया था उस समय, चूँकि इस सभ्यता के जो विकास सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ के आसपास क्षेत्रों में हुआ था। यहाँ पे मुख्य इनका जो सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से यहाँ पे दिया गया था, क्योंकि जो सिंधु घाटी के जो नदी थी, सिंधु जो नदी थी, वहीं पे इनका विकास हुआ था, वहीं पे और ये जो सिंधु इस सभ्यता से खुदाई से सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, जिसका नाम हड़प्पा हुई थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का काल खंड। तो दोस्तों इसमें बता दें कि जो हड़प्पा संस्कृति जो मानी जाती है वो 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता थी 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व मानी जाती है। और उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसका क्षेत्रीय विस्तार देखते हैं कि ये जो भूमि जो टोटल कवरेज था इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल थी इसका। ये त्रिभुजाकार आकार के रूप में फैला था। अब ये दोस्तों बता दें कि इसका जो एरिया कहाँ कहाँ तक फैला था। पहले उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर और दक्षिण में दामाबाद यानी महाराष्ट्र तक, और पूर्व में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश तक है, और पश्चिम में पाकिस्तान तक फैली हुई थी। ये इसकी जो एरिया थी वहां तक फैली हुई थी। और यह सभ्यता सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत थी। अब देखते हैं जो नेक्स्ट जो सिंधु सभ्यता की संबंधित कुछ प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला इसमें हड़प्पा है, फिर उसके बाद देखेंगे मोहनजोदड़ो देखेंगे, फिर उसके बाद चुंदोदुरु देखेंगे, फिर उसके बाद कालीबंगा देखेंगे, फिर लोथल देखेंगे, फिर उसके बाद धौलावीरा देखेंगे। टोटल ये जो 6 हैं, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए जो मेजर इसमें मेजर जो स्थल हैं इनके बारे में जानेंगे। तो पहले दोस्तों बता दें हड़प्पा की जो खोज किए थे, ये हड़प्पा की जो खोज किए थे वो दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि हड़प्पा की जो खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। और ये स्थल की आबादी के क्षेत्र में दक्षिण भाग में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ, जिसे विद्वानों ने कब्रिस्तान एच का नाम दिया है। और यहाँ पे बता दें दोस्तों हड़प्पा में हमें ऐसे विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के प्राप्त तमाम रचनाओं की दूसरी सबसे बड़ी संरचना है। इस स्नानागार के 6 बाई 6 और 2 की पंक्तियां कुल 12 विशाल कक्ष निर्मित पाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा में हमें एक पीतल की इक्का गाड़ी मिली थी, और इस स्थल पर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली एक मूर्ति भी मिली है। तो ये दोस्तों हम लोग की हड़प्पा सभ्यता के बारे में थी। हम नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो में देखते हैं पहले दोस्तों ये देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी ने किया था। दूसरा दोस्तों हम लोग को जो मोहनजोदड़ो है जिसकी खोज जो हुई थी 1922 में हुई थी, राखल दास बनर्जी ने किया था। तो 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये याद रखिएगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है तो राखल दास बनर्जी ने के नेतृत्व में इनका खोज हुआ था मोहनजोदड़ो का। अब मोहनजोदड़ो दोस्तों देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी मरे हुए स्थानों का जगह मृतकों का टीला। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध के लारकाना जिले में स्थित है। ये भी पाकिस्तान में है और अपना हड़प्पा भी पाकिस्तान में, याद रखिएगा। यह स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल उत्खनन
के कार्य 1922 की ईस्वी में, जो अभी मैंने बताया राखालदास बनर्जी ने इनकी खोज की थी। अभी स्थल से हमें एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि यहाँ पे सड़कें ग्रिड प्रारूप से बनाई गई थी और यहाँ मिली हुई सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार है। यहाँ पे सर्वाधिक मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। उल्लेखनीय है यह हड़प्पा स्थल से सर्वाधिक उल्लेख युक्त मुहरे से प्राप्त हुई हैं। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि जो हम लोग को अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ पे, वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है। मुद्रा पे अंकित पशुपति हैं, पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। और दूसरा सूती कपड़ा। तो सूती कपड़ा के बाद अब नेक्स्ट देखेंगे कि अलकृत दाढ़ी वाला पुजारी इत्यादि, ये सब यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, पहले कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ का मूर्ति, सूती कपड़ा मिला था और अलकृत दाढ़ी वाला पुजारी, ये याद रखिएगा कि जो मोहनजोदड़ो में ये प्राप्त हुए। और इसका जो खोज हुआ था 1922 में हुआ था। राखालदास बनर्जी ने इनकी खोज की थी। और ये जो अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है, अपना हड़प्पा भी पाकिस्तान में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चुंदोदड़ो। ये दोस्तों ये भी पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह उत्खनन वो 1935 में ईस्वी में अर्नकेस्ट मौके के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ पे दोस्तों बता दें, यह यहाँ पे शहरीकरण का अभाव था। यह स्थल में विभिन्न प्रकार के मन के उपकरण, मुहरे इत्यादि प्राप्त हुए। इस आधार पर विद्वानों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि चुंदोदड़ो के मन के निर्माण का कार्य होता था। इसलिए इस स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र भी माना जाता है। दोस्तों ये सिंधु घाटी का औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन केंद्र माना जाता था यहाँ पे सेंटर। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ चुंदोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुए देखते हैं। चुंदोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पे हमें वक्राकार ईंटे की साक्ष्य प्राप्त हुई है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे वक्राकार ईंटों की साक्ष्य प्राप्त हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये प्राप्त हुई है। तो दोस्तों तीनों अपना, पहला जो हड़प्पा है वो भी पाकिस्तान में, सेकंड जो हमारा मोहनजोदड़ो वो भी पाकिस्तान में, थर्ड जो चुंदोदड़ो है ये भी पाकिस्तान में। अब फोर्थ नंबर पे कालीबंगा आता है। कालीबंगा दोस्तों बता दें, कालीबंगा स्थान यह वर्तमान राजस्थान में हनुमानगंज जिले में स्थित है और यहाँ पर प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों यह स्थल की खोज 1953 ईस्वी में अमलंदर घोष द्वारा की गई थी। अब दोस्तों याद रखिएगा, तो जितना मैं सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ अभी लास्ट में पूरा रिवाइज कराऊंगा। तो यह प्राचीन जो सरस्वती नदी पे स्थित था। अब ये कालीबंगा से हमको देखिए क्या क्या प्राप्त हुए साक्ष्य। पहला तो हमें यहाँ जोते हुए खेत मिले हैं, एक साथ 2 फसलों की बुआई है। अग्निकुंडा के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। यहाँ से जल निवासी प्राणी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, मतलब यहाँ पे जल के निकासी प्रणाली का साक्ष्य नहीं मिलता। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को लोथल दोस्तों ये हम लोग का गुजरात में है। गुजरात में अहमदाबाद के भोगवा नदी पे है। पहला जो हम लोग कालीबंगा देखे सरस्वती नदी पे था। अब हम लोग का लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल खंभात की खाड़ी अत्यंत निकट स्थित है। यह स्थल की खोज 1957 ईस्वी में श्री S.R. राव द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की यह स्थल प्रमुख बंदरगाह स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता पे इस बंदरगाह स्थल पर लोथल में से एक विशाल गोदी बाड़ा मिला है। यहाँ पे याद रखिएगा गोदी बाड़ा मिला है। नेक्स्ट देखते हैं लोथल में धान और बाजरे दोनों साक्ष्य मिलते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे जो साक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुए थे धान और बाजरे दोनों को मिलते हैं। इस बंदरगाह स्थल पे हमें तीनों युग समाधियां के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा 3 युगल समाधियां हैं, मतलब एक साथ 3 समाधियां यहाँ पे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का जो 6 नंबर का है वो धौलावीरा। दोस्तों हम लोग का लास्ट है, तो धौलावीरा के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहले तो धौलावीरा देखते हैं कहाँ पे इसके लोकेशन है। धौलावीरा वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में मचाऊ तहसील में स्थित है। ये याद रखिएगा। अपना गुजरात में 2 स्थल हैं, पहला लोथल और धौलावीरा। और अब देखते हैं कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का कालीन स्थल मनहार और मनसर नदी के पास स्थित है।
दोस्तों इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का अगला है कि धौलावीरा में अन्य सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्तूप के विपरीत नगर का विभाजन 3 हिस्सों में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कालीन अन्य नगरों में विभाजन 2 हिस्सों में किया गया था। अन्य में 2 किया गया था विभाजन, और इसमें जो था वो 3 हिस्सों में विभाजन किया गया। तो ये हम लोग को प्लस पॉइंट मिलता है कि धौलावीरा में। अब धौलावीरा में देखिए क्या क्या यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं हमें। बांध और कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। समझ आए, बांध और कृत्रिम जलाशय मतलब यहाँ पे डैम और आर्टिफिशियल जो वाटर शेड होता है, ये हमको प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ जिसमें यह सिद्ध होता है कि इस नगर में जल की प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था मौजूद थी। तो यहाँ पे यह सिद्ध होता है कि जल का कोई यहाँ पे अभाव नहीं था, बल्कि हम लोग को जो राजस्थान में ये हम लोग को मिला था, गंगा में जो हम लोग का जल का अभाव वहाँ पे दिखने को मिला था। तो यहाँ पे ये धौलावीरा में कि जल प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था मौजूद थी। इसके अलावा दोस्तों अन्य भी स्थल हैं, जैसे राखीगढ़ है, सगोल है, रोपड़ है, कोटदीज है इत्यादि शामिल है। अब सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन देखते हैं दोस्तों कि सड़क जो यहाँ पे सड़कें थी समकोण को काटती थी। इस प्रकार नगर की योजना एक ग्रिड प्रारूप अर्थात जाल पद्धति पर आधारित थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं दूसरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली में भी अपना एक विशेष महत्व रखती थी। इस दौरान शहर में नालियां का जाल बिछा हुआ था। दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है इसमें कि भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटें का प्रयोग किया जाता था और सिंधु सभ्यता के कालीन प्रत्येक घर में एक रसोई घर और एक स्नानघर होता था। ये याद रखिएगा। नगर में 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता था। एक पश्चिम टीला होता था और जिसे दुर्ग कहते थे, जबकि दूसरा हिस्सा पूर्व टीला होता था जिसे निचला नगर कहते थे। तो ये दोस्तों अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के कालीन लोगों की सामाजिक स्थिति क्या थी कि समाज में मात्रात्मक हो रहा होगा। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ समाज के 4 वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा और श्रमिक और व्यापारी। यहाँ पे देखिएगा विद्वान था, योद्धा था, श्रमिक था, व्यापारी था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सामाजिक स्थिति। नेक्स्ट हम लोग का ये लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों की तरफ भोजन का प्रयोग करते थे। ये ऊनी और सूती दोनों ही प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते थे। पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण पहनते थे। ये इम्पोर्टेंट बात है हम लोग की कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो भी था शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, ऊनी और सूती दोनों को प्रयोग करते थे। यहाँ पे जो आभूषण पहनते थे वो पुरुष और महिला दोनों पहनते थे। अब 3rd नंबर का था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांतिप्रिय लोग थे। यहाँ के एक तलवार, ढाल, शस्त्रवार, कवच इत्यादि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब दोस्तों इनका आर्थिक देखते हैं, आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो पहला आर्थिक स्थिति में ये लोग विभिन्न कृषि वस्तुओं जैसे चौर, चावल, टमाटर, सरसों, राई, तिल, तरबूज, खरबूज और इत्यादि का प्रयोग करते थे। सेकंड हम लोग का दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य और एक साथ 2 फसलें बोए जाने के साक्ष्य भी इत्यादि हैं। तो दोस्तों अब 3rd नंबर पर हम लोग देखते हैं कि इस दौरान आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार समृद्ध अवस्था में थे और सुमेरियन सभ्यता के लेखों से ज्ञात होता है कि विदेश में सिंधु सभ्यता व्यापारी के मेलूसा के नाम से जाना जाता था। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। अब सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ ये देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ इसके संबंधी विभिन्न विद्वानों के अनेक मत है, लेकिन इनमें से कोई भी मत सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि ये सभी मत सिर्फ अनुमानों पर आधारित कर दिए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है इसमें कि गार्डन चाइल्ड, मार्टिलर व्हील, पिगमट महोदय जैसे विद्वान सिंधु सभ्यता के पतन के कारण का आर्य आक्रमण को माना था, लेकिन विभिन्न शोधों के आधार पर इस मत का खंडन किया जा चुका है कि यह विद्वान सिद्ध कर जा चुके हैं कि आर्य बाहरी व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे भारत के ही मूल निवासी थे।
इसलिए आर्यों पर आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन का मत वैध नहीं माना जा सकता। तीसरा नंबर देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा विभिन्न विद्वानों जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, परिस्थितियों का संतुलन, प्रशासनिक इत्यादि सिंधु सभ्यता घाटी के पतन के लिए उत्तरदायी कारण माने जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा एक वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।